नमस्कार दोस्तों, 3 जनवरी 2026 रात के लगभग 2 बजे फ्लोरिडा में पर्दों से ढका हुआ एक कमरा, अंधेरे में सिर्फ स्क्रीन्स की रोशनी और उन स्क्रीन्स के सामने बैठा है दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप स्क्रीन पर देखते हुए पॉपकॉर्न नहीं खा रहे, ना ही वो कोई मूवी देख रहे हैं, बल्कि वो अपनी आर्मी को एक लाइव फीड पर हजारों मील दूर एक घर पर धावा बोलते हुए देख रहे हैं। ये घर वेनेजुएला की राजधानी काराकस में है और इस घर में सो रहे हैं वेनेजुएला देश के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। गहरी नींद में सोते हुए ये इस बात से अनजान है कि कुछ ही मिनटों में इन्हें किडनैप किया जाने वाला है। कुछ देर पहले की बात है, अमेरिकन हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर से सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए वेनेजुएला की टेरिटरी में एंटर करते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स इतने नीचे उड़ रहे थे कि रेडार भी इन्हें कैच नहीं कर पाया। काराकास के पूरे शहर की बिजली पहले ही एक साइबर अटैक के जरिए काट दी गई थी। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था और फिर डेल्टा फोर्स के कमांडोस हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए नीचे उतरते हैं मादुरो के घर की छत पर। बिना ज्यादा आवाज किए ये खिड़की से बेडरूम में घुसते हैं, उसी बेडरूम में जहां मादुरो अपने बिस्तर पर सो रहे थे। इस पॉइंट पर मादुरो की नींद खुल जाती है और वो अपने स्टील रीइंफोर्स्ड सेफ रूम की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। कमांडोस भी तेजी से मूव करते हैं, वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं लेकिन दरवाजे को बंद नहीं कर पाते और उससे पहले ही सोल्जर्स इन्हें पकड़ लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर देश के प्रेसिडेंट अमेरिकन फोर्सेस के कब्जे में आ गए थे। डोनाल्ड ट्रंप बाद में फॉक्स न्यूज पर कहते हैं, इट वॉज जस्ट लाइक वॉचिंग टेलीविजन। You would have seen what happened. I mean, I watched it literally like I was watching a television show. मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं टीवी देख रहा हूं, लेकिन यह कोई टीवी शो नहीं था। यह था मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे चौंकाने वाला मिलिट्री ऑपरेशन, जिसमें अमेरिका ने एक सॉवरन कंट्री के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उसके ही घर से किडनैप कर लिया। Late last night and early today, at my direction, conducted an extraordinary military operation to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. अगले दिन सुबह जब ये खबर न्यूज चैनल्स पर आती है तो पूरी दुनिया दंग रह जाती है। Venezuela's long-time president is out of power. In a midnight operation called Absolute Resolve, the US arrested Nicolas Maduro from the heart of Caracas. सबके मन में 2 सवाल उठते हैं। पहला, अमेरिका ने आखिर ऐसा किया क्यों? और दूसरा, क्या इतना ही आसान है अमेरिका के लिए किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लेना? अगर हाँ, तो इंटरनेशनल ऑर्डर का क्या होगा? क्या दुनिया के बाकी सभी देशों को अब से इसी डर में जीते रहना पड़ेगा? शुरू करने से पहले दोस्तों, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से कई सारे लोग अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना रहे होंगे इस साल अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को रीच करने के लिए। और यहाँ थोड़ी सी मदद मैं भी आपकी करना चाहूंगा। ध्रुव राठी एकेडमी के सभी कोर्सेज पर मैं आपको एक मेगा न्यू ईयर्स डिस्काउंट देना चाहूंगा, फ्लैट 53% ऑफ। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए न्यू ईयर 53 और इसका इस्तेमाल करके आप टाइम मैनेजमेंट कोर्स खरीद सकते हैं। एक 2.5 घंटे का टू द पॉइंट कंसाइज कोर्स जो आपको अपनी जिंदगी को बेटर मैनेज करना सिखाता है, कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते बढ़ाते हैप्पीनेस लेवल्स को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स, एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो आपको सिखाता है कैसे आप कंटेंट क्रिएशन को अपनी पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बना सकते हैं। जो कुछ मैंने अपने 10 साल के यूट्यूब करियर में सीखा है वो सब इस वाले कोर्स में सिखाया है। और इसके अलावा है मास्टर एआई चैटबॉट्स का कोर्स, 10 घंटे से ज्यादा का हाईली डिटेल्ड कोर्स जो आपको एआई चैटबॉट्स के पीछे की थ्योरी और प्रैक्टिकल सब कुछ सिखाता है। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इस क्यूआर कोड में आपको मिल जाएगा, जरूर जाकर ट्राई करना। अब टॉपिक पर आते हैं। एक सिटिंग प्रेसिडेंट को कैप्चर करने वाला ये ऑपरेशन एक रात में नहीं हुआ दोस्तों, इसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो गई थी। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि वेनेजुएला में सब नॉर्मल है, तब अगस्त 2025 में ही CIA सीक्रेटली अपनी एक छोटी टीम वेनेजुएला के अंदर भेज चुका था। इस टीम का काम था मादुरो की हर मूवमेंट को ट्रैक करना। वो कहां रहते हैं, कहां ट्रैवल करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और यहां तक कि उनके पेट्स कौन से हैं, हर चीज को ट्रैक किया गया। इसके अलावा CIA का एक सोर्स वेनेजुएलन सरकार के अंदर भी काम कर रहा था। ये इनसाइडर मादुरो की एग्जैक्ट लोकेशन और मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन सीधे अमेरिका को दे रहा था। सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन ये मिशन असलियत में बेहद खतरनाक था। CIA की इस टीम के पास कोई डिप्लोमेटिक कवर नहीं था। अगर ये पकड़े जाते तो अमेरिका
ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकता था। ठीक वैसे ही जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, ऑपरेशन के लिए ग्राउंड तैयार हो रहा था। अब बस एक ट्रिगर चाहिए था। नवंबर 2025 ट्रंप और मादुरो के बीच एक फोन कॉल होती है। इस कॉल में ट्रंप ने मादुरो को साफ कह दिया था, पावर और देश छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। ये एक तरह से ट्रंप की तरफ से मादुरो को एक अल्टीमेटम था, लेकिन मादुरो ने मना कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, निकोलस मादुरो को इस सब से बचने के लिए बहुत जेनरस ऑफर्स दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। But I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very, very, very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. मादुरो के मना करते ही इस ऑपरेशन की प्रेपरेशन एडवांस स्टेज में पहुंच गई। इसके बाद अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जो सुनने में सीधा मिशन इम्पॉसिबल फिल्म का एक सीन लगता है। अमेरिकन फोर्सेस ने केंटकी में मादुरो के घर का एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनाया और यहां डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने पूरे ऑपरेशन का रिहर्सल किया। इसके साथ ही अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास अपने फाइटर जेट्स, नेवी स्पेशल ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट और रीपर ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए। दिसंबर की शुरुआत में व्हाइट हाउस को लगा कि मादुरो के सपोर्ट सिस्टम में दरारें आ रही हैं, लेकिन यह बात गलत साबित हुई। इसके बाद 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन ट्रंप ने ऑपरेशन की फाइनल मंजूरी दे दी। क्रिसमस हॉलीडेज में ऑपरेशन की टाइमिंग को इसलिए चुना गया क्योंकि वेनेजुएलन मिलिट्री के बहुत सारे जवान छुट्टी पर होते हैं इस समय। लेकिन इसी बीच एक प्रॉब्लम भी आई है। वेनेजुएला में मौसम खराब था, इसके कारण ऑपरेशन को कई दिनों तक स्टैंड बाय पर रखना पड़ा और अमेरिका सही कंडीशंस का इंतजार करता रहा। आखिरकार 2 जनवरी 2026 को वेदर थोड़ा क्लियर हुआ और रात के 10:46 पर ट्रंप ने फाइनल गो अहेड दे दिया और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जो दुनिया में कभी नहीं देखा गया है। ट्रंप के ऑर्डर के बाद 20 अलग अलग बेसिस से 150 से ज्यादा अमेरिकन मिलिट्री हवाई जहाजों ने उड़ान भरी। इसके बाद एक साइबर ऑपरेशन के जरिए काराकस शहर की पूरी बिजली काट दी गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। लोगों को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है और फिर एयर स्ट्राइक्स की गई। काराकस के आसपास के रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि हेलीकॉप्टर्स के लिए रास्ता और ज्यादा साफ हो सके। इसमें 40 लोगों की मौत हुई दोस्तों। और इसी बीच अमेरिकन हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए काराकस की तरफ आगे बढ़े। रात के 2:01 ये हेलीकॉप्टर्स मादुरो के कंपाउंड पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही ये पहुंचे इन पर फायरिंग होने लग गई। एक हेलीकॉप्टर हिट हुआ लेकिन उड़ता रहा। इसी बीच डेल्टा फोर्स के कमांडोज एक धमाके के साथ बिल्डिंग में अंदर घुसे और 3 मिनट के अंदर अंदर मादुरो की लोकेशन तक पहुंच गए। इस वक्त मादुरो अपनी बीवी सिलिया फ्लोरेस के साथ सो रहे थे। कमांडोज को देखकर वो अपने स्टील रीइंफोर्स्ड सेफ रूम की तरफ भागे, लेकिन सोल्जर्स ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया। बिल्डिंग में घुसने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर मादुरो डेल्टा फोर्स के कब्जे में थे। यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए USS आइवो जीमा पर ले जाया गया। वहां से उन्हें क्यूबा में यूएस के ग्वांतानामो बे मिलिट्री बेस पर ले जाया गया और फिर एक प्लेन के जरिए सैटरडे शाम को मादुरो को न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर ले जाया गया। मादुरो की ये फोटोज बाद में पब्लिकली रिलीज की गई। एक दूसरे देश का प्रेसिडेंट चेन्स में अमेरिकन मिट्टी पर था, लेकिन सवाल यह था कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों। ट्रंप सपोर्टर्स कहते हैं कि मादुरो एक डिक्टेटर था, इसलिए डेमोक्रेसी लाने के लिए यह किया गया, ह्यूमन राइट्स के लिए यह किया गया। ट्रंप खुद कहते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से ऐसा किया गया, लेकिन असली वजह है यहाँ पर दोस्तों ऑयल, सीधा सीधा कहा जाए तेल। Oil, Venezuelan oil. We would have taken it up. We have the greatest oil companies in the world. They took all of our oil. इस ग्राफ को देखिए, वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल के प्रूवन रिजर्व्स हैं, 303 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। ये सऊदी अरेबिया, ईरान और यहाँ तक कि खुद अमेरिका जैसे किसी भी बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देश से ज्यादा है। When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it up. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela. लेकिन इसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। साल 1922 की बात है जब वेनेजुएला में ऑयल मिला था और 1929 तक वेनेजुएला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया था। इसके बाद अमेरिकन ऑयल कंपनीज बड़े पैमाने पर वेनेजुएला में ऑपरेट करने लगी। सबको वेनेजुएला का ऑयल चाहिए था क्योंकि वेनेजुएला का ऑयल थोड़ा सा अलग है। ये काफी भारी और सावर होता है बाकियों के कंपैरिजन में, जिससे डीजल, एसफॉल्ट और फैक्ट्रीज के लिए फ्यूल बनता है। जबकि अमेरिका का जो खुद का अपना क्रूड ऑयल है उसे
लाइट और स्वीट कहा जाता है, जो सिर्फ पेट्रोल बनाने के काम आता है। साल 1970s तक आते आते अमेरिका की ज्यादातर रिफाइनरीज स्पेशली वेनेजुएलन ऑयल के लिए बनाई गई थी। फिर 1976 में वेनेजुएला ने अपनी खुद की ऑयल कंपनी PDVSA बनाई। इस वक्त तक अमेरिका को वेनेजुएला से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां तक 1963 में प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी ने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को अमेरिकाज बेस्ट फ्रेंड इन साउथ अमेरिका तक कहा था। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब साल 1999 में ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने और 2000s में उन्होंने अपनी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। साल 2001 में उन्होंने ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स लॉ पास किया। इस लॉ ने वेनेजुएला के सारे ऑयल और गैस रिजर्व्स पर स्टेट ओनरशिप डिक्लेयर कर दी, जिससे यहां पर अमेरिकन कंपनीज के ऑपरेशन बंद हो गए। Arreglémoslo nosotros mismos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, sentados en paz y como hermanos que lo somos. अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अमेरिका में सरकारें अक्सर बिलियनियर्स के इशारे पर चलती हैं। इन कंपनीज ने प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश पर प्रेशर डाला कि चावेज के खिलाफ एक्शन लो। The Bush administration made it clear it is happy with a change in leadership in the country responsible for 15% of America's oil imports. जिसके बाद साल 2002 में अमेरिका ने वेनेजुएला में कू इंजीनियर करने की कोशिश की, सत्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन ये कू फेल रहा। अब कायदे से देखा जाए तो वेनेजुएला एक सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्री है। अगर उनके लीडर्स और उनकी सरकार फैसला करती है कि हमारे देश के ऑयल को नेशनलाइज कर दो, अमेरिकन ऑयल कंपनीज को यहाँ पर मत आने दो, तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन कॉर्पोरेट्स के हाथों कठपुतली बनी अमेरिकन सरकार को यह चीज बर्दाश्त नहीं हुई। साल 2005 में अमेरिका ने इसलिए वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगा दिए, जो अभी तक लगे हुए हैं। 2013 में चावेज की डेथ होती है, जिसके बाद मादुरो सत्ता में आते हैं और 2019 में ट्रंप की पहली टर्म में ये जो वेनेजुएला की खुद की नेशनल ऑयल कंपनी है PDVSA, इसके सारे क्रूड एक्सपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए गए थे। अमेरिका ने बाकी देशों पर प्रेशर डाला कि वेनेजुएला से ऑयल मत खरीदो। आज वेनेजुएला सिर्फ 1 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करता है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन का सिर्फ 0.8% है। लेकिन असली बात यह है कि वेनेजुएला के पास अभी भी 303 बिलियन बैरल्स के प्रूवन रिजर्व्स हैं, जो दुनिया के टोटल रिजर्व्स का 1/5 है। इस चीज का सबसे बड़ा सबूत कि ट्रंप ने यह सब ऑयल के लिए किया, ये उनकी खुद की बातों में है, क्योंकि ऑपरेशन के अगले ही दिन जानते हो ट्रंप ने क्या कहा? It was the greatest theft in the history of America. They took oil away from us. Nobody has ever stolen our property like they have. They took our oil away from us. उन्होंने इस चीज को चोरी कहा कि वेनेजुएला अमेरिकन ऑयल कंपनीज को तेल नहीं लेने दे रहा, ये चोरी है। अनाउंस करते हैं ट्रंप इसके बाद कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज वेनेजुएला जाएंगी, बिलियंस इन्वेस्ट करेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करेंगी। And the oil companies are going to go in and rebuild their system. They're going to spend billions of dollars. अब कोई जरा इनसे पूछो ये चोरी कैसे हुई? वेनेजुएला का ऑयल तो वेनेजुएला का था ना, उन्होंने अपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल लिया, तो ये चोरी कैसे हुई? असल में ट्रंप को पता है कि अमेरिकन रिफाइनरीज को वेनेजुएलन हेवी क्रूड चाहिए। चाइना अभी वेनेजुएला का 68% ऑयल खरीद रहा है और ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब दूसरी तरफ ट्रंप ने जो ऑफिशियल जस्टिफिकेशन दी मादुरो को इस तरीके से पकड़ने की, वो है ड्रग ट्रैफिकिंग। मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में इंडाइक्ट किया गया है। उनके खिलाफ चार्जेस में नार्को टेररिज्म कंस्पिरेसी, कोकेन इंपोर्टेशन कंस्पिरेसी और वेपन्स चार्जेस शामिल हैं। ऑफिशियली जो केस मादुरो पर लगाया जा रहा है वो ये है कि 1999 से मादुरो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर अमेरिका में ड्रग्स स्मगल कर रहे थे। ये सुनने में बहुत सीरियस एलिगेशन लगता है, लेकिन जब आप फैक्ट्स देखोगे तो ये पूरी कहानी बदल जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला कोई मेजर ड्रग प्रोड्यूसर है ही नहीं है, ये एक माइनर कोकेन ट्रांजिट कंट्री है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोकेन वेनेजुएला से होते हुए गुजरता है वो ज्यादातर यूरोप में जाता है, अमेरिका में नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जाने वाला ज्यादातर कोकेन कोलंबिया, ग्वाटेमाला, मेक्सिको होते हुए पैसिफिक रूट से आता है और वेनेजुएला की पैसिफिक कोस्ट है ही नहीं। इंडाइटमेंट में क्लेम किया गया है कि 2020 तक वेनेजुएला से हर साल 200 से 250 मैट्रिक टन कोकेन शिप होता था। अब इस नंबर को अगर आप कंपेयर करो तो 2018 में सिर्फ ग्वाटेमाला से 1400 मैट्रिक टन कोकेन गुजरता था। ये वेनेजुएला के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा है। तो अगर ड्रग ट्रैफिकिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो अमेरिका ने वेनेजुएला को क्यों अटैक किया, ग्वाटेमाला को क्यों नहीं अटैक किया? इसके अलावा ट्रंप कहते हैं कि ये ऑपरेशन अमेरिकन को मारने वाले ड्रग्स के खिलाफ है, लेकिन अमेरिका में जानते हो ज्यादातर ओवरडोज की जो
डेथ्स होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? फेंटानिल की वजह से। इससे हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं अमेरिका में, लेकिन फेंटानिल वेनेजुएला से नहीं आता बल्कि मेक्सिको से आता है। मेक्सिको में ये ड्रग चाइना से आने वाले केमिकल से बनाया जाता है। वेनेजुएला का फेंटानाइल ट्रेड में कोई नोन रोल नहीं है, तो अगर ट्रंप सच में ड्रग डेथ्स को रोकना चाहते थे, सवाल फिर से वही है, वेनेजुएला को क्यों टारगेट किया गया? इस ऑपरेशन से 3 दिन पहले मादुरो ने एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका उन पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने या न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने का कोई आरोप नहीं लगा सकता, इसलिए उसने ड्रग्स का झूठा आरोप इन्वेंट कर दिया। असल में मादुरो इराक वॉर की तरफ इशारा कर रहे थे। साल 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो बहाना दिया गया कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए यह हमला जरूरी है। Weapons of mass destruction. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. लेकिन सच बात यह थी कि इराक के पास कभी न्यूक्लियर हथियार थे ही नहीं और इस वॉर में लाखों लोग मारे गए। मादुरो ने कहा कि ठीक इसी तरीके से वेनेजुएला पर जो ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया जा रहा है ये झूठा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि दिसंबर में ट्रंप ने होंडुरस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआन ऑरलैंडो हर्नांडेस की सजा माफ की थी, जबकि हर्नांडेस को 400 टन से ज्यादा कोकेन अमेरिका स्मगल करने के लिए यूएस कोर्ट ने कन्विक्ट किया हुआ था। तो जब अमेरिका को लगता है कि कोई देश उसके फेवर में काम कर रहा है तो सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और जब अमेरिका को लगता है कि कोई देश उसके खिलाफ है तो झूठे कारण भी यहां पर इन्वेंट कर दिए जाते हैं। 2003 में जब इराक को इन्वेड किया गया था उसके पीछे भी असली वजह ऑयल को ही बताया जाता है। अब जैसे ही ऑपरेशन की खबर फैली दोस्तों, दुनिया भर से रिएक्शंस आने शुरू हो गए। ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, स्पेन और उरुग्वाय, इन सब ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी कि ये रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ट्रंप के एक्शंस यूनाइटेड नेशंस चार्टर का वायलेशन है। नॉर्वे, चाइना, रशिया और स्लोवाकिया के देशों ने भी इसे साफ शब्दों में कंडेम किया है। बहुत से लोगों ने अमेरिका के इस ऑपरेशन को न्यू एज कॉलोनियलिज्म भी कहा है। अब खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, अगर ये कॉलोनियलिज्म नहीं तो और क्या है? किसी दूसरे देश को इन्वेड करना और उनके रिसोर्सेज पर अपना कब्जा जमाना। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। ट्रंप ने नए टारगेट्स भी अनाउंस करने शुरू कर दिए हैं। Cuba is ready to fall. And India also is falling. Mexico has to get their act together. We need Greenland. वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगुएज को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया है, लेकिन ट्रंप ने उन्हें भी धमकी दे डाली। ट्रंप को उम्मीद थी कि रोड्रिगुएज कोऑपरेट करेंगी, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद रोड्रिगुएज ने पब्लिकली इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इस ऑपरेशन को एक सैवेज अटैक बताया। We condemn this brutal, savage form of aggression against our people. वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको को भी धमकी दी है। कोलंबिया के बारे में तो ट्रंप ने साफ कह दिया कि वहां भी वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने की पुरानी बात को रिपीट भी किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने इंडिया को भी धमकी दी है कि अगर इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं करता तो टैरिफ्स और बढ़ा दिए जाएंगे। I spoke with Prime Minister Modi of India and just continue to pay massive tariffs. इस सब के बीच ना तो हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री मोदी की, ना ही लेजर आई वाले हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की हिम्मत हुई है ट्रंप को साफ शब्दों में कंडेम करने की। देखकर लगता है कि वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक डरपोक बिल्ली की तरह बन गए हैं। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या ट्रंप का वेनेजुएला पर इस तरीके से अटैक करना लीगल है? इसका सीधा सीधा जवाब है दोस्तों, नहीं। इंटरनेशनल रूल्स को वायलेट करना तो छोड़ ही दो आप, ट्रंप ने सबसे पहले अपने ही देश के कानून को नजरअंदाज कर दिया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी वॉर के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है। कोई भी प्रेसिडेंट खुद से ये फैसला नहीं ले सकता, और अमेरिका में कांग्रेस का मतलब है अमेरिकन पार्लियामेंट। जॉर्ज बुश ने जब इराक पर वॉर डिक्लेयर करी थी, सबसे पहले कांग्रेस में उसका अप्रूवल लिया गया था, लेकिन ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ट्रंप ने बिना कांग्रेस से पूछे ये सब कर दिया। इस बात पर अब धीरे धीरे अमेरिका के लॉ मेकर्स ही ट्रंप को इम्पीच करने की मांग भी कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने पहले ही कहा था कि ये इलीगल है। नवंबर में व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स ने कहा था कि अगर लैंड पर मिलिट्री एक्शन करना है तो कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए होगी। अब ये ट्रंप सरकार बहाना दे रही है कि ये तो कोई वॉर नहीं है, ये तो बस लॉ
एनफोर्समेंट फंक्शन है। मादुरो एक इंडाइक्टेड ड्रग ट्रैफिकर है, इसलिए उसे पकड़ना था। लेकिन सवाल यह है कि एक ड्रग ट्रैफिकर को पकड़ने के लिए यहां पर 150 हवाई जहाजों की जरूरत पड़े, एयर स्ट्राइक्स करनी पड़े जिनमें 40 लोग मर जाएं, पूरे शहर पर साइबर अटैक करना पड़े पूरे शहर की बिजली काटने के लिए। क्या यह सब सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट है? यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 2(4) साफ कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश के खिलाफ मिलिट्री फोर्स यूज नहीं कर सकता। हर देश की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना जरूरी है और ट्रंप ने इसे सीधे तौर पर वायलेट किया है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका पर सैंक्शंस लगा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के पास खुद वीटोइंग की पावर है, तो खुद अमेरिका के लिए यहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ट्रंप जैसे लोगों को लगता है कि दुनिया में रूल्स सिर्फ उन देशों के लिए हैं जो कमजोर हैं, बाकी ये लोग जिनके पास ताकत है वो अपनी मन मर्जी चला सकते हैं। इनको लगता है कि अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री हो और कानून आप बनाते हो तो फॉलो करो ना करो ये आपकी मर्जी। यही है इनके हिसाब से दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के सभी देशों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर अमेरिका ये कर सकता है तो कल को चाइना बोलेगा कि मैं भी ये कर सकता हूं, कल को रशिया बोलेगा मैं भी ये कर लेता हूं। हर बड़ा देश हर छोटे देश पर अपनी मनमानी करने की सोचेगा। इस तरीके से अगर दुनिया आगे बढ़ती रही तो फिर से वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ जाएगी। मादुरो एक अच्छे लीडर थे या नहीं, एक डिक्टेटर थे या नहीं, उन्होंने कितना अत्याचार किया अपने लोगों पर, यह सब अलग सवाल है। लेकिन एक सॉवरन कंट्री के प्रेसिडेंट को बिना किसी इंटरनेशनल प्रोसेस के रात के अंधेरे में उनके ही घर से उठा लेना, और वो भी सिर्फ उस देश के रिसोर्सेज पर कब्जा जमाने के लिए, ये कोई जस्टिस नहीं है। इस सब के बीच दोस्तों यहां पर एप्स्टीन फाइल्स का एक और कारण भी बताया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई जिनमें ट्रंप का नाम बार बार देखा गया। ट्रंप पर सीधे तौर पर रेप करने के आरोप लग रहे हैं और इसके सबूत भी साफ मिल रहे हैं। इसलिए कई लोगों का मानना है कि वेनेजुएला में ये ऑपरेशन करने के पीछे एक और कारण ये एप्स्टीन फाइल्स थी। ट्रंप बड़े डेस्परेटली चाहते हैं कि मीडिया में इस सब की बात ना हो, उनके ऊपर जो रेप के आरोप लग रहे हैं उस सब की बात ना हो और किसी ना किसी तरीके से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन आप चिंता मत करो, आपका ध्यान मैं भटकने नहीं दूंगा। आप एप्स्टीन फाइल्स की पूरी कहानी यहां क्लिक करके जान सकते हो एग्जैक्टली क्या क्या आरोप ट्रंप पर लगे हैं। बहुत ही खौफनाक कहानी है, यहां क्लिक करके देख सकते हो। ध्रुव राठी एकेडमी पर न्यू ईयर सेल का फायदा उठाना मत भूलना। कूपन कोड है न्यू ईयर 53, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।